डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट बेसिकली ईथर मीडियम की एग्जिस्टेंस के लिए परफॉर्म किया गया था। ईथर मीडियम एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। उस समय ये कंसिडर किया गया था कि ईथर एक स्टेशनरी मीडियम है और ये स्टेशनरी मीडियम अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेबल होता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी होता है, अर्थ के साथ साथ मूव नहीं करता है। तो ऐसा होता है नहीं होता है, इस ईथर मीडियम की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होती है। ये पार्शियली या हाफ सिल्वर्ड प्लेट कुछ रे को रिफ्लेक्ट करती है और कुछ रे को ये रिफ्लेक्ट करती है। सपोज ये मिरर M1 है, मिरर M1 से रे जाएगी और उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मिरर M2 है, यहाँ से रे जाएगी और उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। सपोज ये रे 1 है और ये रे 2 है। ये एक रे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दोनों कोहेरेंट होंगी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने यूज किया है तो यहाँ पर सुपरपोजिशन होगा और ये सुपरपोजिशन वी कैन सी बाय ए टेलीस्कोप। यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये कंसीडर किया गया कि ये एक्सपेरिमेंट अर्थ के साथ विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, अर्थ के साथ ये मूव कर रहा है। सपोज दिस इज वेलोसिटी ऑफ अर्थ। जितने टाइम में यहाँ से लाइट रे M1 की तरफ मूव करेगी, उतने टाइम में ये मिरर M1 से खिसक कर M1 डैश पर पहुंच जाएगा। तो लाइट रे एक्चुअली ये इंसिडेंट होगी और यहां पहुंचेगी, यहां से इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ये जो प्लेट है वो P डैश पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर पहुंच जाएगी। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। सपोज T टाइम में M1 से M1 डैश तक मिरर पहुंचता है और T टाइम में ही ये रे 1, जो रे 1 है, ये यहां से यहां तक पहुंचती है। तो M1 से M1 डैश तक अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं M1 डैश, इट शुड बी, इट इज मूविंग बाय वेलोसिटी v, वेलोसिटी से M1 डैश पर मूव कर रहा है, तो इट शुड बी v इंटू टी। यहां से P से लाइट रे M1 डैश तक जा रही है, तो P M1 डैश, ये लाइट रे है, लाइट रे की वेलोसिटी c होती है, तो इट शुड बी c इंटू टी। एंड P M1 की वैल्यू को, P1 को हमने L कंसिडर किया है। तो इन ट्रायंगल P M1 डैश, इन ट्रायंगल P M1 dash, we can take P M1 dash square equal to P M1 square, P M1 square plus M1 dash square, M1 dash square। तो P M1 dash हमारे पास हो गया C स्क्वायर T स्क्वायर, सी टी का स्क्वायर C स्क्वायर T स्क्वायर, P M1 L स्क्वायर प्लस ये हो गया V स्क्वायर T स्क्वायर, इसको हम इधर ले आए, C स्क्वायर T स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, एंड C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, T स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, एंड T L अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अगर हम C से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो इट शुड बी L अपॉन C अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन C। अंडर रूट के अंदर अगर इसको हम ले आते हैं तो ये C स्क्वायर हो जाएगा, तो T हमारे पास हो जाएगा L अपॉन C अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ये जो अपॉन C है, स्क्वायर रूट के अंदर
सी स्क्वायर हो जाना चाहिए, या हम इसको लिख सकते हैं एल अपॉन सी, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टाइम रे 1 के जाने का है, उतना ही टाइम रे 2 के आने का होगा। तो सपोज हम उसको t1 से कंसिडर करते हैं, ट्वाइस इंटू टी, ट्वाइस एल अपॉन सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। इसको मैं ऊपर ले आता हूं तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। तो t1 की वैल्यू यदि हम यहां से सोल्व करते हैं तो इस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ को हम बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम वी नो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इट शुड बी 1 प्लस एन एक्स यदि x की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, ये वी कैन इग्नोर द हायर टर्म्स, तो ये माइनस हाफ की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। t1 इक्वल टू ट्वाइस एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस हाफ की मल्टीप्लाई यहाँ कहीं 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, दिस इज t1 एंड वी कैन कंसिडर इट इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से रे 2 के लिए हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। रे 2 के लिए यदि यहाँ से जाने वाली वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी c है और ये एक्सपेरिमेंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू v इट शुड बी c माइनस v। तो सपोज इस तरफ सेकेंड रे के जाने और आने के टाइम को मैं t2 से रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे रे 1 के जाने और आने के टाइम को t1 से रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से रे 2 में जाने और आने के टाइम को यहाँ से रे 2 गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो ये टोटल टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम हमने t2 से रिप्रेजेंट कर दिया। जाने वाले टाइम में ये डिस्टेंस l है, l अपॉन ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी c है, फ्रेम इसकी एक्सपेरिमेंट की वेलोसिटी भी v है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यदि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में v1 माइनस v2 होती है। दो ट्रेन मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, अपोजिट में कर रही होती है तो v1 प्लस v2 होती है। तो इसी तरीके से c वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, उसी डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो c माइनस v होगी, l अपॉन c माइनस v। प्लस लौटते हुए जो भी टकरा के वापस लौटेगा, तो एक्सपेरिमेंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर इट शुड बी v1 प्लस v2। तो लौटते हुए ये हमारे पास हो जाना चाहिए l अपॉन c प्लस v। हमने एलसीएम लिया c माइनस v इंटू सी प्लस वी, l इंटू सी प्लस वी प्लस l इंटू सी माइनस वी, या t2 इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर l c प्लस वी प्लस c माइनस वी, वी कैंसिल आउट, ट्वाइस एल सी, t2 इक्वल टू ट्वाइस एल सी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, t2 इक्वल टू ट्वाइस एल सी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। t2 हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस एल, एक सी से सी कैंसिल आउट, ट्वाइस एल अपॉन सी, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या ये आ गया ट्वाइस एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर -1। -1 की मल्टीप्लाई यहां करते हैं तो t2 ट्वाइस एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो t1 जो
फर्स्ट रे के लिए टाइम था ट्वाइस एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर है। T2 ट्वाइस एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है। तो इन दोनों रे में यदि हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें, इसको मैं इरेज कर देता हूं। टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, यहां पर ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्मॉल है, तो हम लेंगे T2 माइनस T1। T2 इज ग्रेटर देन T1 और ये हो जाना चाहिए ट्वाइस एल अपॉन सी, दोनों में है, ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहां भी ट्वाइस एल अपॉन सी है, यहां पर भी ट्वाइस एल अपॉन सी है, ट्वाइस एल अपॉन सी बाहर हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया। इसको इरेज कर लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू ट्वाइस एल अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर एंड 2 कैंसिल आउट, डेल्टा टी वी स्क्वायर एल अपॉन सी क्यूब, ये टाइम डिफरेंस आ गया। अगर हम इन दोनों रे 1 और रे 2 का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें, पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 2, डेल्टा पी, इट शुड बी टाइम डिफरेंस इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, पाथ इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू टाइम डिफरेंस इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। टाइम डिफरेंस है वी स्क्वायर एल अपॉन सी क्यूब, वेलोसिटी सी, ये स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर एल अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज पाथ डिफरेंस। अब ये एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया जा रहा था कि अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल है, जिसको हमने ईथर कंसीडर किया था। तो इसको प्रूव करने के लिए कि इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल है या नहीं है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, ये वो एक्सपेरिमेंट है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 180 डिग्री पर हम रोटेट करते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो गया क्योंकि इधर पहुंच गए, जो माइनस है वो प्लस हो गया, यानी पूरा पैरामीटर्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 180 डिग्री पर रोटेट किया गया एंड आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा पी डैश इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एल अपॉन सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है वो माइनस हो गया, निगेटिव हो गया। अब जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा, अभी यहां पर एक पार्ट डिफरेंस है, इसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद हमने पार्ट डिफरेंस निकाला। अब जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, अब हम इसको इरेज कर सकते हैं डायग्राम को, ये डायग्राम इरेज कर देते हैं। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस डेल्टा पी डबल डैश ले लेते हैं, ये होना चाहिए डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी डैश, डेल्टा पी डबल डैश इक्वल टू यह है वी स्क्वायर एल अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस वी स्क्वायर एल अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर पार्ट डिफरेंस माइनस ये वाला पार्ट डिफरेंस एंड इट बिकम्स 2v स्क्वायर एल अपॉन सी स्क्वायर। तो रोटेट करने के बाद हमारे पास इतना पार्ट डिफरेंस आ गया। तो रोटेट करने के बाद फ्रिंज में कितना चेंज आएगा, अगर हम फ्रिंज शिफ्ट को देखना चाहें, क्योंकि यदि हमने एक्सपेरिमेंट को पूरा रोटेट किया है तो उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वो फिक्स है या नहीं है, इसका पता हमें फ्रिंज शिफ्ट से चलेगा। यानी जितनी फ्रिंज यहाँ से बन रही है, अगर वो पहले जितनी है तो इसका मतलब मीडियम स्टेबल नहीं है, और पहले से चेंज हो गई है तो इसका मतलब मीडियम स्टेबल है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फ्रिंज
शिफ्टेड कैलकुलेट करते हैं, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है। अगर पार्ट डिफरेंस से हम नंबर ऑफ फ्रिंज को कैलकुलेट करना चाहें, सपोज ये लाइट रे है, ये लैम्डा है, लैम्डा पाथ एक फ्रिंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अगेन ये लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2 हो गया। तो अगर हम टोटल पाथ को, ये 2.5 लैम्डा हो गया, 2.5 लैम्डा से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज आ जाता है। तो यहां से जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है, यानी 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो 2v² L अपॉन c² है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड हो जाएगा 2v² L अपॉन c² लैम्डा, अगर हम लैम्डा से डिवाइड करते हैं। ये फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है। यहां पर v की वैल्यू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। L ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 11 मीटर का होता है। C हमें मालूम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट 5500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर डेल्टा n इसको ले लेते हैं, डेल्टा n इक्वल टू 2 3 × 10⁴ स्क्वायर 11 अपॉन 3 × 10⁸ स्क्वायर लैम्डा 5500 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 0.37 यानी नॉट A1। यानी ये कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि अगर माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट को 180 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो एक सिंगल फ्रिंज भी शिफ्ट नहीं होती है, जो जिससे ये पता चलता है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल नहीं है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट को रोटेट किया वो एटमॉस्फेयर भी साथ साथ रोटेट हो रहा है। यही रीजन है कि फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू एक भी नहीं आई है, एक से कम आई है, नॉट ए सिंगल फ्रिंज, एक भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई है। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो ईथर मीडियम के एग्जिस्टेंस के बारे में जो एक उस समय अवधारणा थी कि ईथर मीडियम होता है, ईथर मीडियम एक स्टेबल मीडियम होता है, वो जो आइडिया था वो रॉन्ग था। इस एक्सपेरिमेंट को राइट प्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट हाइट्स पर भी ले जाकर परफॉर्म किया गया और डिफरेंट टाइमिंग्स में भी, डे टाइम में, नाइट में, इवनिंग में, मॉर्निंग में भी इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। डिफरेंट सीजन्स में, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन में भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, लेकिन इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, जिससे ये पता चलता है कि जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर की एग्जिस्टेंस का जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग था, यानी ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये माना कि ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसके नेगेटिव रिजल्ट क्यों आए। जैसे एक एक्सप्लेनेशन था ड्यू टू द स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट। हमने एक जगह पर वेलोसिटी को c-v लिया है और c+v भी लिया है। c+v का मतलब वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर c-v लिया है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट रहती है, c रहती है, वो c-v या c+v नहीं हो सकती। ये जो स्टेप था वो रॉन्ग था, ये उसके निगेटिव रिजल्ट का एक रीजन है। एक एक्सप्लेनेशन ये दिया गया। सेकंड जो निगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, दैट इज लॉरेंज फिट्जजेराल्ड एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में लॉरेंज और फिट्जजेराल्ड ने बताया कि जब एक बॉडी मूव करती है तो उसकी लेंथ l की बजाय l√1 - v²/c² हो जाती है, यानी वो √1 - v²/c² से शॉर्ट हो जाती है। तो यदि हमने टाइम कैलकुलेट किया है, उस टाइम में ये है 2l/c 1 - v²/c² टू द पावर -½ और अगर ये l की जगह पर l√1 - v²/c² शॉर्ट हो जाएगी तो इट बिकम्स 2l/c 1 - v²/c² टू द पावर -1। √1 - v²/c² ये शॉर्ट हो गई तो ये -1 हो गई, जो T2 के इक्वल है।
यानी T2 T1 के इक्वल होगा, देयर विल बी नो टाइम डिफरेंस, और वी कैन से देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस, जबकि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस हमने देखा है। लास्ट थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, उसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ हाई वेलोसिटी से रोटेट करती है, तो कोई भी बॉडी यदि हाई वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसके साथ साथ जो मीडियम है वो मीडियम भी रोटेट करता है, इन्हें ड्रैग करता है। तो अर्थ के साथ मीडियम भी ड्रैग करता है, लेकिन हमने जो ईथर को है उसको स्टेबल कंसिडर किया था, तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा, ये कंसिडरेशन हमारा रॉन्ग था। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन से माइकलसन मॉडल के नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से ईथर एग्जिस्ट करता है, ईथर एग्जिस्टेंस के ऊपर रोक लग जाती है कि ईथर जैसा कोई मीडियम यूनिवर्स में सर्वाइव नहीं करता है, ईथर जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस थ्योरी को यहीं पर रोका गया। और इसके बाद जो थ्योरी आती है जिससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो आज भी हम जिस थ्योरी को यूज करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दैट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये अवधारणा, ये मानना कि ईथर जैसा कोई मीडियम, ईथर जैसा स्टेबल मीडियम पूरे यूनिवर्स में होता है, इस अवधारणा को, ये अवधारणा खत्म हो गई। थैंक यू।